हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमएम लॉ क्लासेज। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे। इससे पहले आईपीसी पूरी कवर हो चुकी है और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाए, वहां सीरीज से यानी सेक्शन 1 से लेकर और सेक्शन 511 तक एक सीरीज से वीडियो डली हुई है। ठीक है, आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो वीडियो ये देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट्स किए हैं, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं उन सभी का जिन्होंने कमेंट्स किए हैं और मुझे अप्रिसिएशन मिलता है आपके कमेंट से। धन्यवाद आपका। तो आज हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे साक्ष्य अधिनियम का। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 क्यों जरूरत पड़ी, क्या चीज है, साक्ष्य अधिनियम किस तरह का होता है, क्यों बनाया गया, ये बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस के बारे में है, सबूत के बारे में है, किस तरह से सबूत लिया जाएगा, किस किस तरह से एग्जामिनेशन होती है, और सब बेसिकली सबूत के ऊपर है। यानी सच को ढूंढना, सत्य की खोज करने के लिए जब एक कोई भी इंसिडेंट होता है तो कोर्ट उस समय वहां मौजूद नहीं होता। कोर्ट को कैसे पता चलती है सच्चाई? सबूतों से, एविडेंस से पता चलती है। ठीक है, तो एविडेंस के बारे में ये पूरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। किस किस तरह से कौन कौन सा एविडेंस एडमिसेबल होगा, कौन सा ग्राह्य होगा, कौन सा अग्राह्य होगा, यानी माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट्स क्या होंगे, फैक्ट्स क्या होंगे, ये सारी बातें साक्ष्य अधिनियम में बताई गई है। अमेरिका में अमेरिका जैसी कंट्री में वहां कोर्ट को छूट दी गई है कि वो ये देखे कि कौन सा जो है साक्ष्य एविडेंस सुसंगत है, कौन सा तथ्य सुसंगत है या वो नहीं है, वहां कोर्ट डिसाइड करती है। लेकिन यहाँ इंडिया में एक साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है तरकीब से कि किस तरह से रेलिवेंट होगा कोई एविडेंस या वो रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश काल में एक जो विद्वान थे हेनरी मैन, उनको सौंपा गया था काम साक्ष्य अधिनियम बनाने का, लेकिन वो भारत में लागू नहीं किया गया, उसको वापस कर दिया गया जो हेनरी मैन के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि वो ब्रिटेन से ज्यादा मिलता जुलता था, ज्यादातर ब्रिटेन का मिलता जुलता था। वो यहाँ लागू करने में परेशानी महसूस हुई, इसलिए वो यहाँ लागू नहीं हो सका। तो साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू हुआ। उससे पहले यहाँ हर जो भी स्थानीय कानून था उसके अनुसार ही अलग अलग तरीके के बदलाव थे। यानी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम था। आईपीसी लागू हो चुकी थी, लेकिन साक्ष्य अधिनियम 1872 में लागू हुआ। उससे पहले जिस क्षेत्र का था उस क्षेत्र के अनुसार होता था। ठीक है, जब हेनरी मैन का वापस कर दिया गया तो एक दूसरे जो विद्वान ज्ञानी जेम्स स्टीफन, उन्होंने इसका जिम्मा लिया और बहुत ही शानदार अधिनियम बनाया, ड्राफ्ट तैयार किया। शानदार इसलिए कि वो अभी तक भी 150 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन बहुत ही कम उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ी है, और अभी तक वो ही साक्ष्य अधिनियम कामयाब है। तो इसलिए 150 साल पहले ड्राफ्ट तैयार किया। आप भी अच्छा है तो वास्तव में ही अच्छा है। ठीक है, तो देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कब अधिनियमित हुआ। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है काफी एग्जाम में, अधिनियमित कब हुआ? तो अधिनियमित हुआ 15 मार्च 1872 को। 15 मार्च 1872 को वो अधिनियमित हुआ। और लागू कब हुआ? लागू हुआ 1 सितंबर 1872 से। अधिनियम
मित हुआ 15 मार्च को 1872 में, और 1 सितंबर से ये जो है लागू होगा। किसने ड्राफ्ट तैयार किया? जेम्स स्टीफन। जेम्स स्टीफन ने इसको तैयार किया या इसका ड्राफ्ट तैयार किया। तो ये इसके बारे में बेसिक चीजें हैं। कब अधिनियमित हुआ, कब लागू हुआ, किसने ड्राफ्ट तैयार किया, तीनों ही क्वेश्चन अलग अलग तरह से बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। अब इसका काम क्या है, मुख्य काम क्या है? तो सत्य की खोज करना है। भाई सबूत का काम क्या है, एविडेंस का काम क्या है? सत्य की खोज करना है। तो सत्य की खोज करना इसका मुख्य काम है, सच को ढूंढ कर निकालना। एविडेंस के थ्रू क्या होता है, सबूतों के थ्रू क्या होता है? सच के, जिससे कि जजमेंट किया जा सके, निर्णय दिया जा सके, न्याय किया जा सके। ठीक है, तो सत्य की खोज करना इसका काम है। और साक्ष्य के विधिक नियम इसमें समाहित है। साक्ष्य के विधिक नियम इसमें दिए गए हैं। ये हर एक पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है। जो भी मैं यहां बताऊंगा इस वीडियो में इंट्रोडक्शन में, वो उस हर एक पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो ये जरूर मिलेंगे आपको। तो सत्य की खोज करना इसका मुख्य कार्य है। साक्ष्य के विधिक नियम इसमें बताए गए हैं। ठीक है, अब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें 167 टोटल सेक्शंस हैं। और जब ये स्टीफन ने ड्राफ्ट तैयार किया था तो उसके बारे में कहा गया था कि जो अमेरिका में 600 पेज में यानी 600 पेजेज में जो काम नहीं हुआ वो स्टीफन ने 167 सेक्शन में कर दिया। ठीक है, तो 167 सेक्शंस है, 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर है और 3 इसके पार्ट है। तो 3 पार्ट, 11 चैप्टर और 167 इसमें धाराएं हैं टोटल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है इंडियन एविडेंस एक्ट का। अब जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में बताते हैं कि पहली चीज है कि ये प्रोसीजरल लॉ है, यानी प्रक्रियात्मक लॉ है। प्रयोगात्मक, सॉरी, प्रक्रियात्मक भी प्रयोगात्मक एक ही बात है। तो प्रक्रियात्मक ये विधि है, कानून है। ठीक है, प्रक्रियात्मक कानून है। तो इसका प्रभाव जो है वो भूतलक्षी इसका प्रभाव होगा। अब ये समझते हैं कि क्या चीज है। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा। जो प्रक्रियात्मक लॉ है, जैसे सीआरपीसी प्रक्रियात्मक है, सीपीसी प्रक्रियात्मक है, और ये क्या है, एविडेंस एक्ट प्रक्रियात्मक विधि है। जबकि इसके कुछ सेक्शन कहीं कहीं 1-2 सेक्शन सब्सटेंटिव लॉ यानी मूल विधि भी है। लेकिन इसको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसा कानून है, तो प्रक्रियात्मक विधि है, प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, पहली चीज ये हो गई। भूतलक्षी प्रभाव का मतलब क्या है? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए आज इसमें कोई संशोधन कर दिया गया, किसी भी सेक्शन में कोई संशोधन किया गया इसमें, ठीक है, अमेंड किया गया कोई भी, और आज की डेट है 1 सितंबर 2020, तो उसको 1 जनवरी 2020 से भी लागू किया जा सकता है। ये मतलब है भूतलक्षी प्रभाव का। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब ये है। ठीक है, तो ये क्या कौन सा प्रभाव लगता है? भूतलक्षी प्रभाव लगता है, और प्रक्रियात्मक ये विधि है। और ये पूरी तरह से संपूर्ण विधि नहीं है, पूरी तरह से संपूर्ण विधि नहीं है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि
क्या संपूर्ण विधि है या नहीं है? तो संपूर्ण विधि नहीं है। क्यों नहीं है? इसका मतलब ये है कि जो इंडियन एविडेंस है उसके साथ सीआरपीसी की भी जरूरत पड़ती है या सीपीसी की भी जरूरत पड़ती है या आईटीए की जरूरत पड़ती है। इस तरह के जो एक्ट है तो उनकी जरूरत इसके साथ पड़ती है, इसलिए इसको संपूर्ण विधि नहीं कहा गया है। एक और चीज है लेक्स फोरी। एक और चीज है लेक्स फोरी। ये लेक्स फोरी के बारे में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। लेक्स फोरी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है लॉ ऑफ फोरम। मतलब क्या है? इसका मतलब है लेक्स फोरी का कि एविडेंस एक्ट लेक्स फोरी पर आधारित है। किस तरह से? यानी जिस स्थान पर यह लागू होगा उसी स्थान की साक्ष्य विधि मान्य होगी। मान लीजिए इंडिया में कोई केस चल रहा है तो इंडिया की साक्ष्य विधि लागू होगी। ये नहीं है श्रीलंका की होगी या ब्रिटेन की होगी या अमेरिका की होगी, नहीं। तो लेक्स फोरी का मतलब यह है कि स्थानीय विधि, जिस स्थान पर वो केस है उसी की विधि जो है लागू होगी। लेक्स फोरी का मतलब यही है। तो ये बेसिक चीजें थी इसके बारे में। इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो ये तो आप नोट कर लीजिए कि इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है एविडेंस एक्ट में। अब इसके बात हम करते हैं प्रिएम्बल, जो इसमें प्रिएम्बल दिया गया है। प्रिएम्बल मतलब प्रस्तावना या भूमिका कह सकते हैं या उद्देशिका कह सकते हैं। ठीक है, तो प्रिएम्बल में बताया गया है कि साक्ष्य विधि समेकित परिभाषित साक्ष्य विधि का समेकन या परिभाषा या संशोधन ठीक है, या तो समेकित की जा सकती है, मतलब साक्ष्य विधि का समेकन करना या परिभाषित करना या संशोधन करना समीचीन है, यानी इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं। समेकित मीन्स कंसोलिडेट, कंसोलिडेट इंग्लिश में कहेंगे कंसोलिडेट, डिफाइन या अमेंड की जा सकती है, समीचित है, उपाय किया जा सकता है। कंसोलिडेट करते हैं यानी मजबूत करने के लिए इसे कोई काम किया जा सकता है, यानी इसमें कोई और चीज इकट्ठा की जा सकती है, कंसोलिडेट। डिफाइन परिभाषित की जा सकती है, किसी चीज को इसमें परिभाषित किया जा सकता है, या अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। तो ये इसकी प्रस्तावना है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड किया जा सकता है, ये इसकी प्रस्तावना है, भूमिका है। अब सेक्शन फर्स्ट जो है, सेक्शन फर्स्ट में बताया गया है कि ये कहां लागू है और कहां लागू नहीं है। ये सेक्शन पहली बताती है। और इसका नाम क्या है? नाम आप सभी को पता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंग्लिश में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये इसका नाम होगा। कहां लागू होगा? न्यायिक कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाइयों में ये लागू होगा। ठीक है, तो लागू कहां होगा? जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में, न्यायिक कार्यवाहियों में ये लागू होगा। पहली चीज ये हो गई। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल, सिविल हो या क्रिमिनल, दोनों तरह के केसेस पर ये
लागू होता है। ठीक है, सिविल हो या क्रिमिनल हो, ये दोनों ही तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए हर पॉइंट जो मैं इसमें वीडियो में डिस्कस आपसे कर रहा हूं उससे क्वेश्चन कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया है। तो लागू होता है न्यायिक कार्यवाही योग पर, सिविल और क्रिमिनल दोनों पर लागू होता है। अब बात आती है लागू नहीं कहां कहां ये लागू नहीं होता है। तो सबसे पहली चीज एफिडेविट्स यानी शपथ पत्रों पर लागू नहीं होता। एफिडेविट्स पर लागू नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। इससे तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहां लागू नहीं होता है या कहां लागू होता है। 4 ऑप्शन दे देंगे उस तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कहां लागू नहीं होता और कहां लागू होता है। तो शपथ पत्रों पर, मध्यस्थों पर, सेना न्यायालयों पर लागू ये नहीं होता है। ठीक है, और अधिकरणों यानी ट्रिब्यूनल्स पर लागू ये नहीं होता है। तो ये चीजें हैं जिन पर ये लागू नहीं होता। एफिडेविट, आर्बिटर, कुछ जो सेना न्यायालय है उन पर, और ट्रिब्यूनल्स पर ये लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक केस था टी.आर. वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यह कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि जो अधिकरण है, अधिकरण की जो कार्रवाई है वो न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी और न्यायिक कार्रवाई पर ये लागू होता है। कोर्ट ने कह दिया कि जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी जो कार्रवाई है वो जुडिशियल नहीं है, न्यायिक नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकरण पर ये लागू नहीं है। तो ये सेक्शन 1 है। लागू कहां है, लागू कहां नहीं है, पूरे भारत में लागू है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। नाम क्या है, नाम पता ही है हमें सबको, और कहां लागू कहां नहीं है ये क्लियर हो गया। सेक्शन 2 इसमें से हटा ली गई है, सेक्शन 2 पढ़नी ही नहीं है ही नहीं। ठीक है, सेक्शन 3 अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। आप लाइक जरूर करें, कमेंट्स मुझे जरूर करें, आपके कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अच्छे कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।